तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो कोई आपको 90% लाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि इतना सुविधा हमने आपको कर दिया पढ़ाने के लिए कि आपको क्या बताया जाए। देखिए, अध्याय 1 से लेकर 5 तक जो आपका केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री का जो पाँचों चैप्टर के सभी पाँचों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं, वो भी लघुत्तरीय है, जो कि 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 30 से 35 नंबर तो इसी वीडियो से आपका कवर हो जाएगा लघुत्तरीय से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जितना आपका अध्याय 1 से 5 तक केमिस्ट्री का जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरीय का, वो 4 नंबर के लिए आता है, वो मैं डिस्कस करना और बहुत एक्सप्लेन करके आप समझाने वाला हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप तो वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा आप लोगों को। जल्दी से लाइक कर दीजिए, 1000 लाइक हमने इस वीडियो पर टारगेट रखा है। आई होप जरूर आप इसे पूरा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लग जाइए 90% लाने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, और जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे साथ तुरंत अभी कॉपी पेन निकालिए और हमारे साथ तुरंत आप ज्वाइंट हो जाइए। जितना प्रश्न बता रहा हूँ तुरंत आप उसको नोट कीजिए और याद करके वही प्रश्न, कुछ नहीं पढ़ना है, बस उसी प्रश्न को बढ़िया से देख के चले जाना है आपको एग्जाम में। कोई आपको फेल नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, लिखा हूं मैं लघुत्तरीय प्रश्न पहला स्टार्ट हो गया। यहां से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला जो है आपको किसी कीमत पे ही तैयार करके जाना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, तो जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उत्तर लिखेंगे हम लोग कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है, लगभग सभी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण ये कहता है कि जैसे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो जितने अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, तभी उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। कह रहा है कि लगभग सभी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। जितने भी अभिक्रिया होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का ही पालन करता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता न तो उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान हर केस में समान रहता है। तो इसीलिए भाई अभिक्रिया में जो अभिकर्मक जो मिलकर उत्पाद बनाते हैं, तो अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, तभी वो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। नहीं होता है तो उसको आप बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को ना। चलिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला था और आई होप आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गया होगा और अच्छे से इसको लिख के नोट कर लीजिए। यहां से प्रश्न बनना तय है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको तैयार करके जाना है, क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, विस्थापन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व हमेशा कम क्रिया वाले तत्वों को क्या करेगा, अपने से उसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में इतना अच्छा समझाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे लोहा है, लोहा कापर सल्फाइड के साथ आप लोगों का मिक्सिंग कर रहा है, ठीक है, अभिक्रिया कर रहा है। तो लोहा देखिए कापर से अधिक अभिक्रियाशील है ना, तो कापर को विस्थापित करके कापर को अलग कर देगा और SO4 के साथ अपने साथ यहाँ पे संयोग कर देगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आयरन सल्फेट और कापर को अलग कर दिया, यहाँ पे आयरन सल्फेट के साथ अपना अभिक्रिया करके कापर को अलग कर दिया। तो वही कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दे, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को रट जाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब ये हमसे पूछा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो चल देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, किस वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है, देखिए। तो पहला है आपका संयोजन या संकलन अभिक्रिया। क्या है संयोजन या संकलन अभिक्रिया, तो देखिए देखते हैं। रासायनिक हमसे पूछा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं। ठीक है,
संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे हुए चूने मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर मतलब संयोग करके एक ही उत्पाद बनाएगा। जैसे में आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे पानी है, दो अलग अलग यहाँ पे अभिकर्मक यहाँ पे ज्वाइंट होकर केवल एक उत्पाद बना रहा है, भूजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ऐसा अभिक्रिया को संयोजन या संकलन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जितना आपको अभिक्रिया दिखाई दे रहा है नीचे, सबके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल बनाता है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि जिंक अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कह रहा है कि एल्युमिनियम अगर कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनाता है। और चौथा कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। इन सभी का आपको इन अभिक्रिया जितना भी अभिक्रिया दिखाई दे रहा है इनका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अब इन चारों को उत्तर में यहाँ लिखा हूँ, नोट कर लीजिए। पहला कि अगर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और ये आपका जल बना रहा है। और ये अभिक्रिया है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में लिखा हूँ, बहुत अच्छे से जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा आपका है जिंक। देखिए जिंक किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके देखिए जिंक नाइट्रेट बना रहा है यहाँ पे, और क्या बना रहा है, सिल्वर बना रहा है अलग। और ये भी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण नोट कीजिए। तीसरा आपका एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड सल्फेट नहीं, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस देखिए कॉपर बना रहा है। ये तीसरा है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड किसके साथ, K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके BSO4 मतलब बेरियम सल्फेट और आपका KCl मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। और ये भी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण में ही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनना तय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, पूरा का पूरा प्रश्न करके आप चले आएंगे एग्जाम में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। पहला चीज है हमको सिर्फ इसका रासायनिक समीकरण लिखना है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, और दूसरा नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और दूसरा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये जो आपको दिया है ए और बी, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला उत्तर देखेंगे कि क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण कि लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला कि लेड नाइट्रेट को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, पहली बात है इसको नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए कि लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। पूरा अभिक्रिया लिख लीजिए। केवल रासायनिक समीकरण बोला था इसलिए हम केवल रासायनिक समीकरण ये लिखे हैं। ठीक है, फिर बी था कि नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, और जल और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तो इसको बस रासायनिक समीकरण लिखना था, तो यहाँ से पूरा पूरा रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। दूसरा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था। यहाँ पे MnO2 प्लस KCl मिलकर MnCl2 प्लस H2 और Cl2 बना रहा है। तो इसको हमें रासायनिक मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित है, इसको संतुलित में करना था। तो देखिए दूसरा का पहला MnO2 4HCl MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। यहाँ पे आप लोगों को परमाणु की संख्या, आप द्रव्यमानों की संख्या बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हैं। देखिए Mn तो उसमें भी Mn। क्लोराइड कितना इसमें, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इसमें भी आपका क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 2 4, तो यहाँ पे भी क्लोरीन आपका 4 है। मतलब बिल्कुल आपका संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखा गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद था कि दूसरा था कि Fe प्लस H2 लोहा और पानी मिलकर ऊष्मा बनाता है। ठीक है, लोहा और पानी मिलकर यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। तो इसका आप संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2 मिलकर Fe3O4 प्लस H2 4H2 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को, यह जो है रासायनिक समीकरण बस संतुलित करना था, हमने संतुलित कर दिया है। प्रश्न नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 6 है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे आंसर
कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए अपघटन अभिक्रिया को ये वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया वो होता है कि जिसमें केवल एक अभिकर्मक रहेगा और वो एक अभिकर्मक अगर गर्म करेंगे आप, चाहे विद्युत से चाहे उसे उष्मा से, तो वो अलग अलग दो अलग अलग उत्पादों में विभक्त हो जाएगा। उसी को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि आगे यहाँ तक हो गया ना। आगे है कि ये अभिक्रिया अनुकर्मणीय होता है, अतः यह अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। देखिए ऊष्मीय अपघटन से कर सकते हैं, विद्युत अपघटन से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकारों से की जाती है। तो पहला देखिए ऊष्मीय अपघटन से कैसे इस अभिक्रिया को कराएंगे, ऊष्मा देकर हम कैसे इस अभिक्रिया को कराएंगे। तो हेडिंग डाली ऊष्मीय अपघटन, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऊष्मीय अपघटन क्लियर आ गया। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दें तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। देखिए एक अभिकर्मक दो अलग अलग उत्पादों में चेंज होगा ना, इसी को हम बोलते हैं आप लोगों का अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किया यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया, क्लियर हो गया ना। चलिए तो आप उसको नोट कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको उसमें अपघटन कराए हैं, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया है। कह रहा है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग हम विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग आदि में कर सकते हैं। दूसरा होता है विद्युत अपघटन। विद्युत के द्वारा हम इस अभिक्रिया को कैसे करेंगे, देखिए अच्छे तरीके से नोट कीजिए इसको। तो कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। इस प्रक्रम को धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जब हम अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम अम्लीय जल में क्या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल जो है वो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 2s2 अब विद्युत अपघटन कराया हूँ तो हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन में विघटित हो गया है, ठीक है। यहाँ पे H लिख लीजिएगा, यहाँ पे O2 लिख लीजिएगा, H2SO2 में विघटित हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो कि याद करके आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धोने के सोडा एवं विरंजक चूर्ण या विरंजक है, धोने के सोडा एवं विरंजक चूर्ण के दो प्रमुख उपयोग बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। धोने के सोडा एवं विरंजक चूर्ण के दो प्रमुख आपको उपयोग बताना है। तो लिखना है उत्तर में कि धोने के सोडे का उपयोग क्या क्या है। पहला, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन आदि उद्योगों में किया जाता है। तो ये तो आपका धोने के सोडा का उपयोग रहा। हमसे विरंजक चूर्ण का भी उपयोग पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डालेंगे कि विरंजक चूर्ण के उपयोग, ठीक है। विरंजक चूर्ण के उपयोग और लिखेंगे यहाँ पे कि पहला कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हम जीवाणुनाशक के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग, ये विरंजक है, विरंजक चूर्ण। इसके बाद दूसरा है कि विरंजक चूर्ण का जो हम उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफेद करने में किया जाता है। मतलब उद्योग ऑक्सीकारक के रूप में हम करते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग और चीनी को सफेद करने में किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि धोने के सोडा का भी हमने दो उपयोग बताया, चूर्ण विरंजक चूर्ण के दो भी हमने यहाँ पे उपयोग बताया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछता है डायरेक्ट और बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से बस क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है कि अम्लों तथा क्षारकों में अंतर बताए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अम्लों तथा क्षारकों में अंतर बताने को बोला है। एक साइड अम्ल हेडिंग डालना है, एक क्षारक को क्षार। अम्ल में पहला पॉइंट लिखना है कि अम्ल का जो स्वाद है वो आपका खट्टा होता है और क्षारक में क्या होता है कि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा अम्ल में लिखना है कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक में लिखना है कि यह लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। तो दो अंतर हो गया। तीसरा का अंतर लिखिए किसमें, अम्ल में तीसरा अंतर यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, अर्थात इनके संपर्क में जो लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि आने पर नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे क्षारक में लिखेंगे कि इनकी प्रकृति भी संक्षारक होती है परंतु यह प्रबल अम्लों की अपेक्षा कम संक्षारक होती है। इसके बाद अम्ल में नेक्स्ट आप लोगों को अंतर लिखना है अम्ल में कि जब यह क्षारों के साथ क्रिया करता है, कौन, अम्ल, तो अम्लीय गुण विलुप्त हो जाता है। और क्षारक में क्या होता है कि जब यह अम्लों के साथ क्रिया करता है, जब क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्षारीय गुण विलुप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप अम्ल में लिखेंगे
ये जल में विलय होकर H धनायन आयन देते हैं, और क्षारक में तो यह जल में विलय होकर OH ऋणायन आयन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, कुछ अम्लों का उदाहरण हमने लिखा है HCl H2SO4, HNO3 HClO4, ये सब क्या अम्ल है। और क्षार के भी उदाहरण जैसे कि पोटेशियम नाइट्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपके क्षारक हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अम्ल और क्षार में अंतर हमने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। कह रहा है सबसे पहले हमको बताना कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से हम क्या समझते हैं, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम भी लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि विभिन्न तत्वों को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उत्तर लिखेंगे कि उस नेक्स्ट मतलब उसके आगे लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो धातु जैसे सोडियम हुआ अधिक सक्रिय होती है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु सिल्वर जो है कम सक्रिय होती है। क्लियर हो गया ना। हमसे पहले पूछा था कि धातु की सक्रियता श्रेणी से हम क्या समझते हैं, तो हमने बताया आप लोगों को कि विभिन्न तत्वों को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर और क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है हमें, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। हमसे पूछा था कि हाइड्रोजन से एक कम सक्रियता वाली श्रेणी बताइए, मतलब कोई तत्व बताइए, और हाइड्रोजन से एक अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व बताइए। तो हमने बताया आप लोगों को कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है ना, तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो भी होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो ऊपर स्थित आपका सोडियम है, तो सोडियम अधिक सक्रिय होगा, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित एक आपका सिल्वर है जो कि कम सक्रिय है। तो पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना एग्जाम में वो है कि इसमें आपका 2 पॉइंट दिया। पहला कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से अगर हम धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए, हमसे पूछा है। और दूसरा कि एक उदाहरण देते हुए बताइए कि संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपयोग को लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण कैसे देंगे। तो उत्तर में पहला लिखेंगे कि जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होता है। जब भी हम लोग जिंक निष्कर्षण करते हैं, शुद्ध जिंक प्राप्त करते हैं, उस समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या क्या? पहला तो आपका होता है यहाँ पे निस्तापन। पहला निस्तापन होता है। कह रहा निस्तापन किसे कहते हैं, तो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने का प्रक्रम ही निस्तापन कहलाता है। मतलब डायरेक्ट आपको 2 नंबर के लिए भी पूछता है कि निस्तापन किसे कहते हैं, याद कर लीजिएगा। क्या करेगा, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। उदाहरण में देख सकते हैं आप, ZnO3 है, निस्तापन कर दिया तो ZnO और CO2 में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप लोगों का जो अयस्क होता है, तो अयस्क ऑक्साइड का अपचयन कराया जाता है। इसके बाद अयस्क ऑक्साइड का अपचयन कराता है। कह रहा है कि यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तित की प्रक्रिया है, और यह ऑक्साइड को गर्म करके की जाती है। जैसे ZnO है, कॉपर है, इसको आपस में संयोग करेंगे, यहाँ पे अपचयन कराएंगे, तब देखिए Zn और CO में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कभी कभी उच्च क्रियाशील धातुएं जो हैं, जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ इत्यादि आदि का प्रयोग हम अपचायक रूप में होता है, क्योंकि यह निम्न अभिक्रियाशीलता वाले तत्वों को उनके यौगिकों से क्या कर देते हैं, विस्थापित करती है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, उसके एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके देखिए Mn और Al2CO3 और प्लस उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को ना। पहला तो हमने बता दिया आप लोगों को जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन करने के लिए बोला था, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा हम बात करने वाले हैं कि एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। चलिए उसको देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे आपका संक्षारण लिखेंगे हम लोग कि धातुओं का उनकी सतह का वायु, आर्द्रता जिसे नमी कहते हैं, अथवा रसायन जैसे अम्ल के प्रभाव द्वारा नष्ट होना, मतलब नष्ट हो जाना, मतलब खा जाना, संक्षारण कहलाता है। नम वायु या आर्द्रता वायु में खुला छोड़ देने पर अधिकांश धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारण एक मंद प्रक्रिया है।
ठीक है, संक्षारण को समझा गया। इसके बाद देखिए संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे, ये भी हमको पूछा था। पहला यश दलेपन या गैल्वेनीकरण करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आयरन की वस्तुओं के मतलब लोहे की वस्तुओं के ऊपर हम जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाता है। और जिंक धातु की यह पतली परत लोहे का जंग लगने से क्या करता है, बचाता है, क्योंकि आर्द्रता वायु में खुला छोड़ने पर जिंक धातु संचारित नहीं होती है। इसलिए हम लोहे पर यह अवलेपन और गैल्वेनीकरण जिंक धातु चढ़ाकर हम लोहे को संचारित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और क्या नियम है इसको बचाने का, तो हम देखिए ग्रीस या तेल लगाकर भी हम किसी लोहे को संचारित होने से बचा सकते हैं। जैसे हेडिंग डालिए ग्रीस या तेल लगाकर। जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तुओं की सतह पर लगा देते हैं तो नमी इसके संपर्क में नहीं आती है, जिससे लोहे जो है वो जंग से सुरक्षित हो जाता है। और तीसरा रंगाई करके भी हम संचारित होने से बचा सकते हैं। जैसे धातु का सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से अगर रंगाई करने पर धातु जो है वायु या किसी विलयन से प्रभाव से क्या होती है, वो बच जाती है। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को संक्षारण क्या, उसके बचने का उपाय भी बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके आगे वाला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हमसे पूछा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो देखिए हम लोग आराम से लिखेंगे कि देखिए एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अर्थात यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों की प्रकृति रखती है। जो अम्ल तथा क्षार दोनों की प्रकृति रखता है उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे अभिक्रिया करके AlCl3 देखिए लवण तथा जल बना रहा है। और वही आपका एल्युमिनियम सोडियम मतलब एक क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना रहा है। तो देखिए एल्युमिनियम अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना रहा है, यही एल्युमिनियम क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना रहा है, उसे हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी 2022 एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। आप इस सारे प्रश्नों को तैयार करके ही पहुंचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, जो कि आपको याद करके जाना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उदाहरण सहित कीजिए, स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से जो धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता जो है वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उदाहरण देकर समझाना स्पष्ट। देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। कह रहा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता में जितने भी धातुएं हाइड्रोजन से अगर ऊपर होंगी वह अम्लों से हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, विस्थापित करती हैं, तथा श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना ऊपर होता है उसकी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुएं अधातुओं की क्रियाशीलता का निर्धारण करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम हुआ और पोटेशियम, यह हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अतः यह दोनों ही क्या करेंगे, अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देती हैं। परंतु कॉपर या सोना जो है ये धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, ऐसा कारण नहीं कर पाती हैं, मतलब कि नीचे हो रही है तो कम विक्रियाशील है, वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। कौन, कॉपर और सोना, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है तो इसकी सक्रिय जो अभिक्रियाशीलता है वो कम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपको याद करके जाना है क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती, कारण बताइए, उपयुक्त अभिक्रिया व समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को, सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर जिंक डालने पर जो हाइड्रोजन गैस होता है मुक्त होता है, परंतु अगर सिल्वर डाल देंगे तो ऐसा नहीं होगा, कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए उत्तर के माध्यम से इसका कारण वगैरह हम लोग समझेंगे अच्छे से। उत्तर लिखिए इसका कि सक्रियता श्रेणी में जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अर्थात हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, अतः यह सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे आप अभिक्रिया इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यहाँ पे जिंक धातु देखिए H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन को अलग करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को तो विस्थापित करेगा ही करेगा भाई। फिर आगे है सिल्वर।
सिल्वर का स्थान इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, अर्थात यह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अतः यह सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे H2SO4 Ag है, कोई क्रिया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिल्वर है वो लोहे से कम अभिक्रियाशील है, तो अब लोहे को हटा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बनाता है, इसको अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो समझ लिया कि आप लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे कि आपको क्या बताया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि याद करके जाना है आपको क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब भी हम कॉपर का तार डालते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर जो है वो सिल्वर से पहले ऊपर स्थित है तथा इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु जो है वो अधिक क्रियाशील, बाद में आने वाले धातुएं कम क्रियाशील हो, मतलब कम क्रियाशील को उसके लवण के विलयन से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अतः कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है और इस प्रकार विलयन में जो कॉपर आयनों की उपस्थिति हो जाती है जिसके नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया आप लोगों का। यहाँ पे देख भी लेंगे कॉपर AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे Ag को अलग कर दिया और रंगहीन बनता है और यह नीला, इसलिए नीला भी आपको कॉपर दिखाई देने लगता है। ठीक है, उतार लीजिएगा। क्लियर आप लोगों को, कोई दिक्कत, थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ चीज़ क्लियर आप लोगों के सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि याद करके आपको जाना है, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में अंतर कीजिए, किसमें, खनिज तथा अयस्क में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताना है आप लोगों को। तो एक साइड आपको खनिज, एक साइड आपको अयस्क डाल देना है। खनिज में लिखना है कि प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या होता है कि जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो खनिज और अयस्क में एक एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखेंगे हम किस में, पहले खनिज में। सभी अयस्क खनिज होते हैं, जितने भी अयस्क हैं सबको आप खनिज कह सकते हैं, परंतु अब अयस्क में लिखना है परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा अंतर खनिज में लिखना है कि सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अयस्क में लिखेंगे कि सभी अयस्क को हम धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, मतलब प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो कुछ खनिज देखिए, कॉपर पैराइट एक खनिज है और हार्न सिल्वर आपका क्या है, अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। आपको एग्जाम में पूछेगा कि वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए वात्या भट्टी का हमने चित्र बनाया है, जरूर से इसको बना के याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए ये बेकार गैस यहाँ से बाहर निकलती हैं, या शंकु फीडर हैं। ठीक है, ये आपका चार्ज उसका घन है या कप व कोण अवस्था है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको ऊपर से नीचे तक पूरा दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको बनाना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। यह धातु माले होते हैं, पिघली धातु हैं। ये वात्या भट्टी का नामांकित चित्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी कीमत पे इस चित्र बना लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आना तय है। ठीक है, तो वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो आई होप जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको आसानी से करके आएंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आपको आता है बेसमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। बेसमर परिवर्तक का नामांकित चित्र देखिए इसी तरह बनता है। यह सभी व्यर्थ गैसें बाहर निकलनी है, यह बेसमर परिवर्तक है। इसमें गर्म वायु आती है, इसमें गलित मेट इसमें पड़े हुए हैं, यह ट्वेयर है। ठीक है, तो यह आपका बेसमर परिवर्तक का नामांकित चित्र मैं तो आपको नीचे से दिखा देता हूं ऊपर तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये दोनों प्रश्न, वात्या भट्टी का नामांकित चित्र और बेसमर परिवर्तक का नामांकित चित्र, दोनों आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा 90% मार्क्स लाएं और अच्छा से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको तैयार करके जाना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कोई नहीं फेल कर सकता, आपको इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हेडिंग डालेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लिखेंगे इसमें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित
कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजक बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में जो उपस्थित दो कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्लियर? ठीक है, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया आप लोगों को कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु के आपस में संयोजकता बंध बनाने के बाद अगर कार्बन परमाणु की शेष संयोजकता को अगर पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित दो कार्बन परमाणु को अगर आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़े तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्लियर है ना? देखिए मैं दिखा देता हूँ, जल्दी से इसको नोट कीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको याद कर जाना है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। वो तो आपका असंतृप्त था, अब दोनों साथ में ही पूछ लेता है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं, तो उससे उत्तर देंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हम लोग देख लिए ना, तो उसको नोट कर लीजिएगा। हम बस मैं आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता देता हूँ। कह रहा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। मतलब कि सिंपल ये बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड से उसके अणु जुड़े रहेंगे परमाणुओं, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़ा होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। बस अंतर यही है और कुछ नहीं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे यह मेथेन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये आपका एथेन है या प्रोपेन, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये सभी आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि याद करके आपको जाना एग्जाम में, क्या है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र या क्रियात्मक समूह क्या होता है, एक जैसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल, इसके सभी आप लोगों के जो सूत्र होंगे या क्रियात्मक समूह सभी एक जैसे होंगे, तो क्या कहलाएंगे, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक भागों को समूह या मूलक कहते हैं। माना कि कोई यौगिक RX है, इसके दो भाग निम्नवत होंगे, इसके बाद दो, तो देखिए R और X, तो देखिए R ऋणात्मक और X, प्रथम भाग जिसको हम एल्किल मूलक कहते हैं और द्वितीय भाग जो X है उसको अभिक्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। जो प्रश्न 2 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो आराम से देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये जो आपको कहलाएगा ये होता है आपका क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा IUPAC नाम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ये वाला कहलाता है आपका क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और ये वाला दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको प्रोपेन 2 कहते हैं, प्रोपेन 2 ये दोनों रट जाइएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों की वीडियो बना दूंगा, उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि IUPAC नाम कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जबकि एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। कह रहा है कि क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल अगर एथेनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल इसका आप लोगों का अभिक्रिया समीकरण लिखना था, तो तीनों नोट कर लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। एथेनोइक अम्ल अगर एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा। ठीक है, और एथेनोइक अम्ल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा। अगर वही एथेनोइक अम्ल किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा। ठीक है, तीनों नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करना है कि निम्नलिखित परिवर्तक किस प्रकार करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए और मेथेन से एथेन हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये चीज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लिखेंगे उत्तर कि मेथेन की सूर्य के मंद
प्रकाश में क्लोरोफिल क्रिया करने पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि आपको मिथेन क्लोराइड CH3Cl उसके सोडियम के वुड्स अभिक्रिया द्वारा एथेन प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, अभिक्रिया को, समीकरण को। देखिए यहाँ पे एथेन प्राप्त हो रहा है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए लिखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग हम असंतृप्त वसा तेल को संतृप्त वसा वनस्पति घी बनाने वाले उद्योगों में हम करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं खाद व तेल है, इससे हम वनस्पति घी हमने बनाया है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा ही हमने ये सब किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो एडी डालेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, जैसे मेथेन की क्रिया हम अगर सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर उसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन और क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं अभिक्रिया। वेरी वेरी मतलब एक प्रश्न इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, यहाँ से प्रश्न बनना तय है और कोई आपको यहाँ से फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूछेगा कि दहन किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या लिखेंगे कि आपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अधिकांश कार्बनिक जो यौगिक भी दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं, उसे हम क्या दहन कहते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है यह प्रश्न, आराम से 4 नंबर आप यहाँ से उठा पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। साबुन क्या है, इसके बनाने की आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे उत्तर देंगे इसका कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन प्राप्त किए जाते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। सिंपल, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अच्छे तरीके से नोट किया है, ये साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है मेरे प्यारे, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए डायग्राम को। इसके बाद आगे है प्रश्न कि एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे कि एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे लिखेंगे आप कि एथिल एल्कोहल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कम से कम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म कर दें तो एथिलीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे हमें एथिलीन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखना है। जैसे प्रोपेन टुआल, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों नोट कीजिए अभी। प्रोपेन टुआल, दूसरा डाईऑक्सी प्रोपेनॉल अम्ल, पेंटेन जो होता है, ठीक है, पेंटेनॉल, यह तीनों का डायग्राम। पहला का प्रोपेन टुआल के लिए यह आपका 2 डाईऑक्साइड प्रोपेनॉल अम्ल के लिए है, या आपका पेंटेनॉल के लिए, तीनों के लिए है। आप लोगों का संरचनात्मक सूत्र लिखना था, ये आराम से नोट कर लीजिए। तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रट जाइएगा, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो पूछेगा कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर क्या कीजिए, समझाइए। तो चलिए भाई देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि साबुन के निर्मलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, अच्छे तरीके से देखने वाले इस प्रश्न को, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं कि जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं और जल में विले एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब उसके अणु क्या करते हैं, अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि जो इसका आयनिक सिरा होता है वो जल के अंदर होता है और जबकि जो हाइड्रोकार्बन पूछ दूसरा छोर होता है वो जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन
अणुओं की एक विशेष अवस्था होती है और ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जलविरागी पूछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका जो आयनिक सिरा होता है वो गुच्छे की सतह पर होता है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। और मिसेल के रूप में साबुन जो होता है वो स्वच्छ करने में सक्षम होता है, साफ करने में सक्षम होता है, क्योंकि जो तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है और मिसेल विलयन में आपका कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, तथा आयन विकर्षण के कारण वे जो अपेक्षित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरने पर मैल आसानी से आपको हटाए जा सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रश्न था और ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको आपको तैयार करके किसी कीमत पे ही आपको जाना है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है तीनों का, ये तीनों रट जाइएगा, एथेनोइक अम्ल का, H2S का, ठीक है, और प्रोपेनॉल का और F2 का। ये जितने भी आपको चार दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए पहला एथेनोइक अम्ल के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख सकते हैं। देखिए ये आपका क्या एथेनोइक अम्ल, जल्दी से बना लीजिए। एक वीडियो सेपरेट वीडियो लूंगा, अलग से वीडियो बता दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं। ठीक है, बस आपको ये जानना चाहिए कि कार्बन में परमाणु जो पारिकोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होना चाहिए। देखिए कार्बन है तो 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन की संयुक्ता 2 है तो देखिए हाइड्रोजन हमेशा 2 2 लेगा। इतना बस आपको करना है, इसके बाद मैं आप लोग को डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, बस लेकिन ये प्रश्न को रट जाइएगा, यही प्रश्न बार बार रिपीटेशन होते हैं, तो इस प्रश्न को रट के इसका संरचना बनाना सीख जाइए। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड को, उसका संरचना लिखना है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए यह है। तीसरा आपका है प्रोपेनॉल के लिए, प्रोपेनॉल के लिए यह है, या तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोपेनॉल के था और या फ्लोरीन अणु का तो F2 होता है सिंपल, उसमें कोई इसका इलेक्ट्रॉन संरचना नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो F2 ही रहेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है कि कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछता है कि कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, कि कार्बन जो है परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती। ली बेल तथा वांट हाफ 1874 ईस्वी के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं क्या कहलाती हैं, समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, मतलब करती हुई होती हैं। और इस प्रकार के किन्हीं भी 2 संयोजकताएं के बीच 109 और 28 का डिग्री का कोण होता है और कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में वितरित होती है। चित्र देखिए, ठीक है, 109 और 28 की डिग्री के कोण वितरित है। 90 डिग्री पे आप लोगों का यह सिरा बना हुआ है, यह आपका मीथेन है। ठीक है, सुविधा के लिए कार्बन की चारों संयोजकताएं समतल, मतलब सुविधा के लिए कार्बन की चारों संयोजकता को इस द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन रियल फैक्चुअल में ये इस तरह से जुड़ी होती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको दर्शाने के लिए हम लोग इस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं कि इसकी संयोजकता 4 होती है। ठीक है, एक्चुअली में यह इस प्रकार होता है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आप यहाँ तक तो पूरा क्लियर कर लिए होंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि एक तत्व M आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, उसके ऑक्साइड एवं क्लोराइड का सूत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए लिखेंगे कि तत्व M जो है दूसरे समूह में है, अतः इसकी जो संयोजकता होगी 2 होगी तथा इसके ऑक्साइड का जो क्लोराइड के सूत्र होगा वो MO व MCl2 होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लेता है। ठीक है, 4 नंबर के लिए इतना लिख देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारूपी या निरूपक तत्वों पर टिप्पणी लिखिए कि प्रारूपिक या निरूपक तत्व होते क्या है। तो लिखेंगे कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं और ये तत्व अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन तत्वों के गुण इनके समूह की संयोजकता व विद्युत रासायनिक लौड़ों को प्रकट करते हैं। ये तत्व अपने समूह के ए तथा बी उपवर्गों के मध्य हेतु कार्य करते रहते हैं और ये तत्व किसी एक उपसमूह तत्व से अधिक समानता रखते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग के प्रारूपिक तत्व ए के उपसर्ग के तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं, जबकि जो आपके 5वें, 6वें और 7वें वर्ग के प्रारूपिक तत्व इन वर्गों के बी उपसर्गों के तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं। उपयुक्त से स्पष्ट है कि जो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आपको श्रेणी चलती है आदि, ये सभी क्या प्रारूपिक तत्व हैं, सभी क्या होते हैं, प्रारूपिक तत्व हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, लिथियम सोडियम इस तरह चलता है। ये सभी आप लोगों के प्रारूपिक तत्व, बेरियम मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपका द्वितीय, आपका प्रथम है और ये आपका द्वितीय श्रेणी में चल रहा है, ठीक है। प्रथम है या द्वितीय वाला भाग है, ये सभी का प्रारूपिक तत्व है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखना है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती क्या होते हैं, फलन होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियत अंतराल के बाद आते हैं, उसको कहते हैं मेंडलीफ का आवर्तन नियम। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना है कि संक्रमण तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को। संक्रमण तत्व तो लिखेंगे कि मेंडलीफ ने केवल 8वें समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व माना। मेंडलीफ ने केवल 8वें समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व माना, परंतु अब दीर्घाकार आवर्त सारणी में इस शब्द का प्रयोग उन सब तत्वों के लिए किया जाता है जो प्रारूपिक तत्वों से भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी बी उपसर्गों तथा 8वें उपसमूह के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों को किस प्रकार दूर किया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ की आधुनिक संशोधित सारणी के बहुत से दोष दूर हो गए हैं। क्या क्या दोष दूर हुआ, तो पहला कि इस सारणी में प्रबल धात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के बाईं ओर तथा प्रबल अधात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के दाईं ओर रखा गया है। इसके बाद दूसरा दोष जो दूर हुआ कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व को अलग अलग स्थान पर रखा गया था, परंतु दीर्घाकार आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को सारणी के मध्य में एक साथ रखे गए हैं, ठीक है। चलिए तो आपको समझ आ गया ना कि दीर्घाकार आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों को किस प्रकार दूर किया गया, तो अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछता है। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, तो छोटा सा टॉपिक है कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह तत्व विकर्ण पर स्थित होते हैं, अतः इनके इस संबंध को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेंडलीफ के आवर्तन नियम और आधुनिक आवर्तन नियम के अंतरों को लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेंडलीफ के आवर्तन नियम और आधुनिक आवर्तन नियम को अंतरों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखना है कि मेंडलीफ तथा आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना। एक साइड आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी लिखना है और दूसरे साइड आधुनिक आवर्त सारणी लिखना है। तो पहला मेंडलीफ की आवर्त सारणी में पहला पॉइंट लिखेंगे कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया। और दूसरा पहला पॉइंट आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कि इसमें 8 वर्ग हैं और प्रत्येक समूह को हम उपसमूह ए और बी में विभाजित किया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में लिखेंगे कि इसमें 18 वर्ग हैं तथा समूह को उपसमूह में वर्गीकृत नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद लिखना है इसमें तीसरा पॉइंट मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कि अक्रिय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना है कि अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया। इसके बाद चौथा लिखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अंतर कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में लिखा है कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह तथा प्रथम आवर्त में रखा गया है। इसके बाद पांचवा अंतर देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी का कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कि समस्थानिकों को उचित स्थान मिला। मतलब इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान मिला था। लास्ट अंतर देखने वाले हैं, तो लिखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लास्ट छठवां कि इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को 7वें समूह में रखा गया। और आधुनिक आवर्त सारणी में लिखेंगे कि इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को दीर्घ आवर्तों के मध्य में रखा गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद तो आप लोगों को केमिस्ट्री का जो 1 से 5 लेसन में लघुत्तर में तो कोई नहीं हरा सकता है, गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। इस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या, पहले उसको देख लीजिए, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है, देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, 3 तरीके से पूछता है।
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध का व्यंजक भी स्थापित कीजिए। या तो इसी प्रश्न को कभी कभी बहुत बार इस तरह भी पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण से ही समझाइए, या तो पूछता है कि क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। तो इन सभी तीनों प्रश्नों का जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एक ही उत्तर दोगे जो आप मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे उत्तर लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है 6 नंबर के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब है। उत्तर कैसे लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण ओए देखें चित्र में, मतलब कि चित्र में आपको दिखा रहा है कि चित्र में जो किरण ओए है, ठीक है, वो एक किरण है, प्रकाश की किरण है जो किसी संघनन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है। जैसे आपका कांच वो सघन माध्यम है और वायु आपका विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। मतलब कि आपका सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जाती है। तो इसका एक छोटा भाग जो AC परावर्तित हो जाता है, अर्थात अधिकांश भाग AB जो है परावर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण AB अविलंब से दूर हटाती है और इस दशा में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से बड़ा होता है। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण भी 90 अंश हो जाता है। देखिए चित्र भी, इस आयतन कोण का क्रांति कोण कहते हैं। ये चित्र आपको जो यहाँ पे लिखा गया है कि चित्र है, तो यहाँ पे चित्र बनाया गया है। ठीक है, ये चित्र क्या हुए हैं, बनाए गए हैं और इसी चित्र को आप लोगों को बनाकर देखना है। अभी मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। देखिए लिखा है, देखिए चित्र भी, तो ये चित्र भी देखिए। ठीक है, देखिए चित्र आपका A है। ठीक है, अच्छे तरीके से पहले नोट करिए। चित्र A है, जैसे कांच से वायु में जा रहा है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, अविलंब से दूर हट रहा है। ये आपका चित्र B है। ठीक है, तो वही चीज लिखा था यहाँ पे, कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ते जाए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है, अतः एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण भी कितना अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन कोण भी 90 अंश हो जाता है। देखिए यहाँ से आके चला गया, 90 अंश हो गया। फिर कह रहा है कि इस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। देखिए क्रांति कोण को C से नोट करते हैं। ठीक है, तथा C से प्रदर्शित करते हैं। अतः क्रांति कोण C जो है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, इसके बाद अभी बहुत सारा लिखना है, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है तो बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। फिर इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे आप कि अब यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। देखिए चित्र C, देखिए यहाँ चित्र C देखिए, अब और मोड़ दिया तो यहाँ पे परावर्तित नहीं हो रहा बल्कि इसी दिशा में वापस मुड़ के देखिए आपतन कोण I और आपतन कोण I, मतलब इधर आई नहीं रहा कि अपरावर्तन होगा, उसी दिशा में चला जा रहा है। ठीक है, ये आपका C चित्र, इसको नोट कर लिए। वही कह रहा है यहाँ पे कि क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश को जब परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। चित्र आपने देख लिया। इस घटना को प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रकाश का अपवर्तन होता है बिल्कुल नहीं होता है और संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। और किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग बहुत चमकने लगता है, और इस प्रकार पूर्ण परावर्तन केवल तब ही संभव है जबकि निम्नलिखित को शर्तें पूर्ति होती है। मतलब क्या क्या शर्तें हैं तब ये कंडीशन पूरा होता है। तो पहला, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। दूसरा, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। ठीक है, चलिए अब इसमें करेंगे, आपको डालना है क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा था, सभी का उत्तर हम दे रहे हैं यहाँ पे। अब अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध क्या है ये लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो sin I अपान sin R होगा। ठीक है, मतलब कि जब आपतन कोण I क्रांति कोण के बराबर हो जाएगा तब अपवर्तन कोण जो R होता है उसका मान 90 अंश होता है। ठीक है, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक sin C बटे कितना हो जाएगा, 90 अंश बराबर sin C हो जाएगा, क्योंकि sin 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 होता लिखेंगे, तो परंतु दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष बटे 1 बटे sin 90 अंश का वैल्यू क्या रख देंगे, 1। तो ये केस पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, जहाँ पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है भाई। तो 1 बटे पहले माध्यम का सापेक्ष पहले माध्यम का
अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष साइन सी, अथवा क्या हो जाएगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष बराबर 1/sin सी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो 1/sin सी होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 नंबर के लिए था तो तब जाके इतना डिटेल हमने बताया। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसके बाद देखिए नेत्र, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो क्या लिखेंगे उत्तर कि नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का क्वेश्चन है, जरूर से आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो लाजवाब है। क्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, और इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। या तो प्रश्न को इस प्रकार पूछ लेता है कि दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए और इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। या तो प्रश्न इस प्रकार भी आता है कि दूरदृष्टि दोष क्या है और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। और तो उत्तर कैसे लिखेंगे इसका, तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, और यह दोष निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। क्या, पहला कि जो अब नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए और जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए तब होगा। या तो दूसरा कंडीशन होगा कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाए, कम हो जाए, तब होता है। ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि किरण आरेख द्वारा पूछा था हमसे दूरदृष्टि दोष के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूर का बिंदु पास आ गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कह रहा है यहाँ पे कि दूर बिंदु यहाँ पे था, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे जा रहा है प्रकाश किरण, तो प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, आगे ही बन रहा है, और हालांकि 25 सेंटीमीटर पर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है हम लोगों को। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखेंगे इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान पर अधिक दूरी पर हो जाता है, और इस कारण 25 सेंटीमीटर दूर पर हो जाता है, और इस कारण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना ए पर न बनकर रेटिना के पीछे ए पर बनता है। ठीक है, चलिए देखिए चित्र ए में, तो चित्र ए में देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर दूरदृष्टि दोष का निवारण, अब उसका निवारण कैसे करेंगे, तो इस दोष का निवारण के लिए ऐसे अभिसारी उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी जो 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु यस, ये आपका यस है, दूर बिंदु यस पर रखी वस्तु किताब से आने वाली किरणें की इतना अभिसरित कर दे कि किरणें दूषित आंख के निकट बिंदु एन पर आती हुई नेत्र लेंस पर आपतित हो तथा प्रतिबिंब रेटिना आर पर बने। देखिए चित्र बी, इस प्रकार एस पर रखी वस्तु भी आंख को स्पष्ट दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दूरदृष्टि को चाहना तो उत्तल लेंस, देखिए इसके आगे अगर उत्तल लेंस का प्रयोग करूंगा इसके बाद प्रतिबिंब हमारा बिल्कुल सही बनेगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद निकट दृष्टि दोष, अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है और किस किरण आरेख द्वारा समझाना है। या तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है, अस्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु जो अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात यहाँ तो हो गया ना, इसके आगे आप लिखेंगे कि अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है, और इस दोष को निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा आपका संशोधित वाला है। ठीक है, जो कि अवतल लेंस लगा हुआ है। फिर आगे लिखेंगे इसके क्या लिखेंगे कि इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के नेत्र लेंस के पी पर बन जाए। चित्र ए देखिए, यहाँ पर नहीं बनने के कारण यहीं पर बन जा रहा है, आगे ही बन जा रहा है। ऐसे मनुष्य का दूर दृष्टि अनंत पर न होकर आंख के काफी पास एफ पर आज होता है, अर्थात निकट बिंदु भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। फिर डालेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण, लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु एफ अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। देखिए चित्र भी, ठीक है, ये चित्र भी देख लीजिए।
ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है कि अनंतता पर रखी वस्तु से चलने वाली जो किरण है इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु F से चली हुई प्रतीत हो, तब यह किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना ऐप पर मिलती हैं, मतलब रेटिना ऐप पर मिलती हैं, और जहाँ वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है और तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। या तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा भी समझाना है। या तो प्रश्न इस तरह नहीं बोलेगा तो ये लास्ट तरीके से पूछेगा कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर में कैसे लिखेंगे कि मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है, इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे मानव नेत्र का गोलक। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी तरल से ढका होता है और इसके प्रमुख अवयव हैं। पहला दृढ़ पटल या रक्तक पटल। मैं आपको चित्र पहले दिखा देता हूँ मानव नेत्र का। ये चीज देखिए, मानव नेत्र का चित्र मैं बना के लेकर आया हूँ, जल्दी से आप इसको नोट कर लिया, अन्यथा किताब में आपको दिया है। ठीक है, इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से, अन्यथा किताब में दिया तो किताब वाला बना लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं सब कुछ बना के लेके आया हूँ। तो दृढ़ पटल या रक्तक पटल क्या होता है, तो लिखेंगे कि नेत्र गोलक को बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं और यह श्वेत होता है और दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है और इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की जो झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है कार्निया। लिखेंगे कि नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा जो उभरा हुआ पारदर्शी होता है और उसे कार्निया कहते हैं और प्रकाश इसी भाग से नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसके बाद तीसरा आइरिस। कह रहा है कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं और इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं और आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। मतलब अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली सा छोटा हो जाता है तथा कम प्रकाश में पुतली का फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है, मतलब अपने आप होती है। ठीक है, ये चित्र बना लीजिएगा। फिर चौथा इसका भाग है नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस क्या है कि पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल पर बनता है। लेंस जो है मांसपेशियों को एक विशेष प्रणाली जिसे सिलेरी प्रणाली कहते हैं द्वारा टिका रहता है और ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों को वक्रता को बढ़ा घटा सकती है, जिससे कि लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है और इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दाब बढ़ता है कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दृश्य पटल पर स्पष्ट बने। बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ने का भी समय नहीं मिला मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल किसे कहते हैं कि नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृष्टिपटल या रेटिना होती है और इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तनिकाएं के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह है जिसे दृष्टिपटल कहते हैं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये आपका दृष्टिपटल हुआ। फिर छठवां है आपका जलीय द्रव तथा कचाप द्रव। कह रहे कि कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है जो अत्यंत पारदर्शी तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है और इसे जलीय द्रव कहते हैं और इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं और यह दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तनांक में लेंस की सहायता में करते हैं। इसके बाद है पीत बिंदु। पीत बिंदु किसे कहते हैं कि दृष्टिपटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है आपका अंत बिंदु होता है भाई, अन्य बिंदु थोड़ी होता है, अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मंत्रीबद्ध हो जाती हैं उस स्थान पर पड़ने वाली प्रकाश की दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस स्थान को हम अंत बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं आगे, इसको हटा देता हूं सबको। अगला प्रश्न है
कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब का वर्णना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें जो है कार्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं और फिर यह क्रमशः जलीय द्रव लेंस कचाप द्रव में से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं, जहाँ वस्तु का जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वहीं पे, और प्रतिबिंब बनने का जो संदेश होता है उद्रिक्त तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाता है और जिससे वह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप इस फिगर को बना सकते हो। ये जो है कि 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न जो है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ये प्रश्न कई तरीकों से तो पूछा जा सकता है। पहला तो आपको पूछ लिया कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। और दूसरा है कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। और या तो इस तरह पूछेगा तो इस प्रकार पूछ लेगा कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। या तो प्रश्न पूछेगा कि किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखांकित दर्शाइए। या तो पूछेगा एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। इतने तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जरूर से एक प्रश्न जरूर इसमें पूछेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तरीके से तो और पूछ लेता है, जितने तरीके से पूछा सब बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए और किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है भी बताना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इसमें कि जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलंड पर डाला जाता है, ठीक है, तो प्रिज्म से दूसरे पटल या फलक के निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तथा इस पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश जो है इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होता और विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि रंगों का मिश्रण। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों में एक क्रम होता है जो इस प्रकार के नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल इस रंगों के क्रम को याद रखने के लिए शब्द को याद रखें जो इन रंगों के अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पहले अक्षर से बने होते हैं। कह रहा है कि परिक्षेपण का कारण यह है कि जो विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन है वो भिन्न भिन्न होता है और बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक जो विचलन होता है सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश का अपवर्तन जो कि भी विचलन होता है अपवर्तन सबसे कम होता है और इसी कारण बैंगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है। और एक बात करूँ तो ये चित्र देखिए, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लाल देखिए, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ठीक है, जामुनी, बैगनी। ठीक है, इस तरह प्रकाश का विक्षेपण होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है कि ओम का नियम क्या है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। या तो कह रहा है कि ओम के नियम की व्याख्या कीजिए कि प्रतिरोध का मात्रक भी बताना है आप लोगों को। या तो कहेगा कि ओम का नियम लिखिए। या तो पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताना वाला हूँ। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ओम का नियम, लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि पर समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसके सिरों के बीच विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। सिंपल कह रहा है कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर अगर V है तथा उसमें बनने वाली धारा I हो तो विभवांतर जो होगा वह अनुक्रमणपाती होगा धारा के, मतलब V अनुक्रमणपाती I। V को हटाने के लिए यहाँ पे स्थिरांक चाहिए तो V बराबर स्थिरांक गुणे I। तो इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और यदि प्रतिरोध R हो तो क्या करेंगे, तो V बराबर स्थिरांक जहाँ R रख देंगे तो V बराबर RI हो जाएगा। अगर यहाँ R की वैल्यू निकालें तो V बटे I हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आगे, अतः यह नियम यह भी बताता है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्टता तथा प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। यदि हम विभवांतर तथा धारा में ग्राफ खींचे तो वह एक सरल रेखा आती है और इससे भी यह प्रदर्शित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक।
जिसे ओम कहते हैं। ओम का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर कहिए या तो ओम की बात एक ही है। इसे ओम से प्रदर्शित करना, इस चिन्ह से प्रदर्शित कर जिसे ओम कहते हैं। ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे कि इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी द्वारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र एक के अनुसार लगाते हैं। देखिए चित्र के अनुसार यहाँ पे बैटरी में लगा दिया, ठीक है, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, अमीटर हो गया, ये आपका प्रतिरोधक हो गया, ये आपका कुंजी हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर बताइए क्या हूँ, बैटरी बताया हूँ, ठीक है, धारा इसमें बह रही है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यहाँ तक हो गया ना, चित्र आपको बन गया। फिर देखिए ये क्या कह रहा था कि जो इसका ग्राफ होता है, ओम का नियम का सत्यापन ग्राफ वो सीधी रेखा में जाता है, मतलब उसके नीचे भी कुछ हमें लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा नोट कर लीजिए फिगर। इसके बाद लिखेंगे कि प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगातार धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, और इसी प्रकार धारा का जो नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेते हैं। अब विभवांतर को x अक्ष और y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि यह सरल रेखा आता है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक जो है ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे सभी प्रश्नों को जो बता रहा हूँ तैयार करके जाना है। ये अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यदि तीन प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस संयोग के लिए उनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना है। या तो प्रश्न यह है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों के इस समायोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन और लिखेंगे कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ा जाए, अर्थात किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा रहे। यह संयोजन चित्र में दिखाया गया है और इसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विस्थापन V वोल्ट है, ठीक है, से जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान निम्नलिखित से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए वोल्ट मीटर है एक, देखिए V1 V2 3 वोल्ट है, यहाँ पे प्रतिरोध आपका R1 R2 R3 प्रतिरोध है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। करा कि माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर जो है क्रमशः V1 V2 V3 है और तब ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, V बराबर आई आर, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V बराबर आपका हो जाएगा V3 बराबर IR3 होगा, ठीक है। तब V1 प्लस V2 V3 अगर तीनों जोड़ दिया जाए तो इधर भी तीनों जुड़ जाएगा, तो फर्स्ट I1 प्लस फर्स्ट R2 प्लस फर्स्ट I3, तो यहाँ से I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 R3 बचेगा। चूंकि कुल विभवांतर आपका V वोल्ट है तथा V बराबर इतना ही होता है, तो अब माना कोई एक ऐसी प्रतिरोध है जो विभवांतर V होने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित करने में सहायक होता है और यह प्रतिरोध जो है समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है, अतः V बराबर क्या होगा IR। समीकरण 1 2 3 मतलब तीसरा से, दूसरा से और पहला व्यक्ति से। V बराबर आई आर समीकरण 1 और 2 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ से आई आर बराबर V का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 R3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम करेंगे यहाँ पे कि आई आर, ठीक है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि I का वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे R, क्योंकि R का वैल्यू यहाँ दिया था ना, R यहाँ पे हमने कॉमन लिया था। देखिए V बराबर आई आर था तो V बराबर यहाँ की जगह हम आर आई लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे R1 R2 R3 निकल गया, ये आपका समीकरण चौथा हो गया। अतः श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है, यही आपका फार्मूला निकल गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पढ़ाते पढ़ाते मैं बिल्कुल मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए। प्रश्न यह है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम के फीता है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम की जो अभिक्रियाशीलता होती है अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेता है और अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्थर से रगड़कर हटाना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जैसे भी आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर वायु में इस तरह खुला छोड़ देते हैं तो देखिए वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और नमी के साथ वो अभिक्रिया करके इस जो आप लोगों का मैग्नीशियम धातु, इस पर धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के परत जम जाता है, जो कि हम लोग वायु में जब इससे जलाते हैं तो
जलने में असहायक होता है, तो इसे रगड़ कर उसको परत को साफ कर देते हैं, इसके बाद इसको जलाते हैं तो जल जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है भाई, तो वायुमंडलीय में जो ऑक्सीजन और नमी उपस्थित होती है उसकी अभिक्रिया करके उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की अक्रिय परत बना लेता है। और तो मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र से मतलब बालू पेपर से, ठीक है, रगड़ कर साफ करना आवश्यक होता है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न तो ये आपको रटे होना चाहिए कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो तो ये टॉपिक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ तथा हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं। कह रहा अम्ल वो होता है, अम्ल वे पदार्थ होता है कि जलीय विलयन में यह टूटकर आयनित होकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है और हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन देता है, उससे हम कहते हैं अम्ल। जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ। जैसे एग्जाम्पल में HCl की बात करूँ तो HCl अगर जलीय विलयन में टूटेगा तो H पे प्लस चार्ज होगा, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होगा। तो देखिए आयनिक रूपों में टूट गया ना, H पे प्लस चार्ज जब भी आता है तो समझिए कि वो क्या है, अम्ल है। इसी तरह क्षार किसे तब कहेंगे, तो क्षार उसे कहते हैं कि क्षारीय पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH ऋणायन देते हैं। मतलब कि क्षार वे ही कहलाएंगे जब इसे जलीय विलयन में अगर मिलाएंगे तो जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनित होकर वो OH और ऋणात्मक रूप में टूट जाएगा, उसको हम कहते हैं क्षार। जैसे NaOH और KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार हैं। ठीक है, और देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2S सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, आपके अम्ल हैं। क्लियर हो गया ना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको मतलब तैयार करके ही आपको जाने पड़ेंगे, किसी कीमत पे जाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो आपकी तैयार करके आपको जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए और इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। बताना है कि खाने के जो सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका अणु सूत्र लिखना है और इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहते हैं। ठीक है, खाने के सोडे का जो नाम होता है रासायनिक नाम, उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं NaHCO3। और उसके बनाने की जो विधि है, तब प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाते हैं। ठीक है, मतलब बनाया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आपको तो भाई किसी कीमत पर तैयार करना होगा, क्योंकि प्रश्न ये पूछा ही जाएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 4 अप्रैल को देखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 जो कि आपको तैयार करके जाना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब पूछा हमसे कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है उच्च क्यों होता है, तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कह रहा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आयनिक यौगिकों को गलनांक कुछ इसलिए होता है क्योंकि देखिए आयनिक जैसे NaCl है तो Na पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, तो एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा अपने एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो एक दूसरे में चिपक जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है वो। इसलिए आयनिक यौगिकों को हम लोग गलाते हैं तो ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंडीशन ये कह रहा है। तो आई होप आपको आयनिक यौगिकों को गलनांक कुछ क्यों होता है पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टार बने हुए सब इतने प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आपको पूछा ही जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है कि भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो क्या लिखेंगे भर्जन, तो देखिए सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे अपरंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में गर्म परिवर्तित करते हैं, तो वो क्रिया कहलाती है भर्जन। जैसे आप एग्जांपल भी निकाल सकते हैं। देखिए ZnS जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन, आप इसमें अभिक्रिया करके देखिए वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान के कारण उसको गलाने की क्रिया जो है आप लोगों की भर्जन कहलाती है। अब निस्तापन क्या कहलाएगा, तो देखिए निस्तापन क्या कहलाता है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निस्तापन, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिए वायु की उपस्थिति नहीं रहेगी, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है उसे हम निस्तापन कहते हैं। देखिए ZnOCO3 इसको जब हम जला रहे हैं तो वायु की उपस्थिति नहीं है, वहाँ पे वायु था, यहाँ पे वायु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। अब बहुत IMP प्रश्न है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ना आप लोगों को पूरा साफ साफ। चलिए अगला प्रश्न है कि उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट करना है, कि उदाहरण देकर बताना है कि आपके खनिज और अयस्क में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो एक साइड आपको खनिज है, एक साइड आपको क्या डालना है, अयस्क डालना है, ठीक है। चलिए बताता हूँ कि आप लोगों को खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि खनिज एक साइड हाइड्रोजन डालेंगे, एक साइड अयस्क डालेंगे। अब खनिज में लिखेंगे कि प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। तो अयस्क क्या होता है, तो जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उसमें जो धातु को आसानी से हम कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन देखिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसके बाद है सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, और इसमें लिखेंगे कि सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण जैसे खनिज में कॉपर पैराइट Cu या Ps2, ये कॉपर पैराइट जो है आप लोग खनिज है, और हार्न सिल्वर AgCl जो है आपका अयस्क है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब प्रश्न ऐसे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में बनना तय है, अब बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे उत्तर, कि विभिन्न तत्वों को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रो विभव के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु सोडियम अथवा सक्रिय जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु सिल्वर कम सक्रिय है। देखिए उसमें हम पूछा था ना कि हाइड्रोजन से एक ऐसा तत्व का नाम बताइए जो अधिक सक्रिय हो, एक ऐसा तत्व का नाम बताइए जो कि कम सक्रिय हो। तो धातु से अधिक सक्रिय सोडियम है, क्योंकि वो उसके ग्राफ में वो सबसे ऊपर आता है, और Ag मतलब सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आता है तो कम सक्रिय है, ठीक है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और इसे आपको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन है। क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था, उसका नाम एवं सूत्र लिखिए और संबंधित अभिक्रिया भी दीजिए। कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था ये बताना है, उसका नाम भी बताना है, सूत्र भी लिखना है, और उससे संबंधित अभिक्रिया भी देना है। तो देखिए लिखेंगे यूरिया NH2CONH2, ये इसका रासायनिक सूत्र है। तो यूरिया सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक था जो फ्रेडरिक होलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके बनाया था, ठीक है। अमोनिया साइनाइड देखिए उसमें गर्म करके यूरिया का निर्माण किया था वो, ठीक है। तो हमसे अभिक्रिया भी पूछा था, अभिक्रिया भी हमने बता दिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखिए। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड से तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं, और इनके सूत्र जो हैं CH3CHO तथा CH3COOHA हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों के प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन प्रश्नों को रट के जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जो कि ये वाला प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, स्पष्टीकरण कीजिए। या तो पूछता है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे कि मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु का एक आधारभूत गुण जो है परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार, और इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार मतलब नियम यह कहता है कि तत्वों के भौतिक
भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ करिए चाहे नहीं, ये प्रश्न देखिए, ये आपको याद, जितने प्रश्न आपको होता है ये प्रश्न याद होने चाहिए आपको, जरूर 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो ये प्रश्न आपके अंदर पूरे रटे होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात ये करें कि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आपको याद होने ही चाहिए। दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर क्या लिखेंगे कि दंत क्षरण में दंत क्षरण में इनेमल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है और इसमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है भाई, जिससे इमेनल का क्षरण होता है और यह दांतों में फंसे भोजन के कणों पर जीवाणुओं के समूह चिपक कर दंत प्लेक का निर्माण करते हैं और दांतों में ब्रश करने से यह प्लेक जो है अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही क्या होते हैं, हटा दिए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों के मसूड़ों में पहुंचने के कारण सूजन व संक्रमण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे दंत क्षरण होने लगता है। जैसे दांत है ना, आपके दांत में जो ये आपका एक दूसरे दांत में गैप होता है, तो उसी में जब खाना खाते हैं तो खाना फंस जाता है, तो खाना सड़ने गलने लगता है। ठीक है, वहाँ से जीवाणु अत्यधिक उत्पन्न होने लगते हैं और दांतों का क्षरण होने लगता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। प्रश्न नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपको याद होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो कि याद करके जाना है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। तो क्या लिखेंगे कि पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है और यह पित्ताशय नामक संरचना में संचित रहता है, जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है। पीत रस में पाचक जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है, और पीत रस में वही लाइन में पढ़ दिया हूँ। पीत रस में जो पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है मेरे प्यार, छोटा ही प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। इसको आप तैयारी याद करेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी, क्योंकि बड़ा प्रश्न है नहीं, आराम से छोटा छोटा प्रश्न इसे आप याद करके ही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर लिखना है। श्वसन तथा दहन में एक साइड आपको श्वसन हेडिंग बनाना है, एक साइड आपको दहन बनाना है। श्वसन में लिखेंगे कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है, और दहन में तो यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। दूसरा लिखेंगे श्वसन में कि यह क्रिया सामान्यतः ताप 25 से लेकर 45 डिग्री पर होती है तथा इनमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन दहन में तो यह क्रिया उच्च ताप पर होती है तथा इसमें उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसमें लिखेंगे श्वसन में कि यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है, और इसमें लिखेंगे दहन में कि इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। बात खत्म, श्वसन और दहन अंतर क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कि रुधिर वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रुधिर वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखना है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर कैसे लिखेंगे कि रुधिर जो है हृदय के द्वारा पंप होता हुआ विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बढ़ता रहता है, और यह रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होता है। कौन कौन, एक धमनी होता है, एक शिरा होता है, एक केशिकाएं होता है। तो रुधिर वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं भी मालूम चल गया, और इनके प्रकार भी मालूम चल गया, 3 धमनी, शिराएं, केशिकाएं होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए कि धमनी और शिरा होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे धमनी वह रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर अंगों या ऊतकों तक करती हैं, धमनी कहलाती हैं। ये गुलाबी रंग की होती है। कह रहा है कि धमनी वे कहते हैं वे रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को परिवहन हृदय से और पूरे के शरीर में, देखिए हृदय से ब्लड को पूरे के पूरे शरीर में जो पहुंचाने का काम करता है वो धमनी ही होता है, और शिरा क्या करता है, पूरे शरीर से जो हृदय तक ब्लड को लाने में कार्य करता है वो शिरा कहलाता है। वही चीज लिखा है, वो रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से एकत्रित करके हृदय तक लाती है, शिरा कहलाती है, और यह चमकीली, नीली या बैंगनी होती है। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोनों तैयार करके जाइएगा कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर जो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग के प्रकाश का, और तथा अधिकतम विचलन बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको रटे होना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए, और आगे से याद भी होगा आप लोगों के प्रश्न है, क्योंकि अगर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये तो याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम लिखिए। तो कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार कहता है कि यदि किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था है, चालक की भौतिक अवस्था मतलब लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल हुआ, उसका चालक का पदार्थ हुआ, ताप हुआ, ये नियत रहे, समान रहे, तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी वो चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है।
कह रहा है ओम का नियम यही कहता है कि यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं है, जिसकी लंबाई हुआ, ताप हुआ, क्षेत्रफल हुआ, अगर वो समान रहे तो भाई उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा होगा, ठीक है, वो चालक के सिरों के विभवांतर के अनुपाती होता है। जैसे जैसे भाई धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ेगा, जैसे विभवांतर बढ़े धारा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बात यह कह रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, इसमें से देखिए लिख लीजिए कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से फंसना तय है। ठीक है, ये आपको तैयार करके ये आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।